हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपके बीए सेकेंड ईयर का जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें अपना एक टॉपिक है संसाधन, और संसाधन में हमने संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। और आज हम संसाधनों के वर्गीकरण में हमारे एक जो महान भूगोलवेता है जिम्बरमैन, हम उनके जिम्बरमैन का जो संसाधन वर्गीकरण है उसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, जिम्बरमैन महोदय ने संसाधनों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया था उसको हम देखते हैं। तो जिम्बरमैन ने संसाधनों को 3 भागों में बांटा था। पहला है नवीनीकरण के दृष्टिकोण के आधार पर, एक है उपलब्धता के आधार पर, और तीसरा था उपयोगिता के आधार पर। इस प्रकार से उन्हें मोटे तौर पर इन 3 वर्गीकरण को इन 3 भागों में बांटा है। फिर हम देखते हैं कि अपना जो नवीनीकरण के आधार पर जो संसाधन है वो उन्होंने बताया था कि ये नवीनीकरण के आधार पर संसाधनों को उसने 3 भागों में बांटा था। पहला है टिकाऊ संसाधन, दूसरा है अवक्षीय संसाधन, और तीसरा है हमारा अक्षीय संसाधन। ठीक है। फिर उपलब्धता के आधार पर जिम्बरमैन ने संसाधनों को 4 भागों में बांटा है। पहला है सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा है सामान्य सुलभ संसाधन, तीसरा है दुर्लभ संसाधन, और चौथा है अद्वितीय संसाधन। ठीक है। इस प्रकार और फिर आगे लास्ट है अपना उपयोगिता के आधार पर जिम्बरमैन ने संसाधनों को 4 भागों में फिर से बांटा है। तो फिर पहला है अप्रयुक्त संसाधन, दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन, और तीसरा है शक्य संसाधन, और चौथा है गुप्त संसाधन। इस प्रकार से जिम्बरमैन ने संसाधनों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है नवीनीकरण संसाधन। इसके आधार पर इन्होंने 3 भागों को बांटा है, 3 भागों में बांटा है। तो पहला हमारा है टिकाऊ संसाधन। तो आज हम सबसे पहले ये हमारा जो टिकाऊ संसाधन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, टिकाऊ संसाधन किन्हें कहते हैं। तो टिकाऊ संसाधन उनको हम कहेंगे जो ऐसे संसाधन जिनका जो उपयोग है लंबे समय तक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी को एक बार उर्वरक बनाने के बाद हम उसका उपयोग कई दिनों तक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो चाय के जो बागान है, चाय के बागानों को एक बार मतलब फसल के उत्पादन करने के लिए एक बार तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद 4 या 5 सालों तक उन चाय का उत्पादन उसी बागानों में किया जाता रहता है। मतलब बार बार उनको जो रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से ऐसे संसाधन जिनको एक बार उपयोगी बनाने के बाद उन संसाधनों को हम कई दिनों तक उनका उपयोग करते रहते हैं, तो इस प्रकार के संसाधनों को हम कहते हैं टिकाऊ संसाधन। फिर अगला उन्होंने बताया अवक्षीय संसाधन। तो देखिए, ऐसे संसाधन जो मतलब उनका जो उत्पादन है वो हम जैसे जैसे करते हैं वैसे वैसे उनकी जो मात्रा है वो घटती जाती है। जैसे देख लीजिए, हमारे भूगर्भ में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ऐसे जो पदार्थ हमारे भूगर्भ में पाए जाते हैं, और हम जैसे जैसे इन पदार्थों का उपयोग करेंगे वैसे वैसे इनकी मात्रा में कमी आती जाएगी। तो इस प्रकार के संसाधनों को कहते हैं अवक्षीय संसाधन। इसीलिए हमें इन संसाधनों को संरक्षण रूप में इनको रखना चाहिए और उनका उपयोग सीमित मात्रा में इनका उपयोग करना चाहिए, इनका संरक्षण हमें करना चाहिए। इस प्रकार से जो कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस है, इनका उपयोग हमें मतलब इन संसाधनों को हम अवक्षीय संसाधन कहते हैं। अगला हमारा जो संसाधन है वो है अक्षीय संसाधन। अक्षीय संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिनका उपयोग करने के बाद भी उनकी जो मात्रा है वो कम नहीं होती है। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को प्रयोग में लेने के बाद भी उसकी जो मात्रा में कमी नहीं आती है। फिर ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। देखिए, पवन ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं, पवन चक्कियाँ लगाते हैं, पवन ऊर्जा का जो विद्युत का उत्पादन होता रहता है। लेकिन इसमें ये इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका जो मात्रा है उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आती है और उनका जो उपयोग हम लगातार कर सकते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को हम कहते हैं अक्षीय संसाधन। ठीक है, हमने ये देख लिया जो नवीनीकरण के आधार पर जो संसाधनों का 3 वर्गीकरण था, ये हमने देख लिया है। अगला जो वर्गीकरण है वो है उपलब्धता के आधार पर। तो देखिए, उपलब्धता के आधार पर जिम्बरमैन ने संसाधनों को 4 भागों में बांटा है। पहला है सर्वसुलभ, दूसरा सामान्य सुलभ, दुर्लभ संसाधन और अद्वितीय संसाधन। तो हम पहला देखते हैं हमारा
सर्व सुलभ संसाधन। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है सर्व सुलभ, इसका मतलब सभी जगह बहुत आसानी से जो संसाधन हमें मिल जाते हैं उन संसाधनों को हम सर्व सुलभ संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए प्रत्येक जगह उपलब्ध होते हैं, जैसे वायुमंडल है हमारा, हर जगह है वायुमंडल है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, ये जो संसाधन है ये संसाधन हमें हर जगह आराम से मिल जाते हैं, बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। तो इन संसाधनों को हम कहते हैं सर्व सुलभ संसाधन। फिर आगे हमारे सामान्य सुलभ संसाधन हैं। तो देखिए सामान्य सुलभ संसाधनों में हम देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे कुछ खनिज है, ठीक है, तो जैसे लोहा है, कोयला है। फिर आगे हम देखें तो पशु पक्षी, चट्टानें हैं, वनस्पति है, जो मुख्य वनस्पतियाँ हैं जो मतलब सामान्य रूप से कहीं मिल जाती है, उन संसाधनों को हम कहते हैं सामान्य सुलभ संसाधन, ठीक है। फिर अगला है दुर्लभ संसाधन। तो दुर्लभ संसाधनों में आएंगे जैसे हमारे खनिज है, ठीक है, लोहा है, कोयला है, और भी जो निकिल है, क्रोमियम है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे जो संसाधन वो मतलब हर जगह पे नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ जगह पर इन संसाधनों की जो प्राप्ति है वो हो जाती है। इस प्रकार के संसाधनों को हम कहते हैं दुर्लभ संसाधन। फिर है अद्वितीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम क्षेत्र में इनकी प्राप्ति होती है, संसार के बहुत ही कुछ क्षेत्रों में बड़ी मुश्किल से इनकी प्राप्ति होती है। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं अद्वितीय संसाधन। जैसे सोना है, हीरा है, क्रोमियम है, यूरेनियम है, इस प्रकार के संसाधन जो हमें हर जगह नहीं मिलते हैं और बहुत ही संसार में बहुत ही कम क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से हमें देखने को मिलते हैं, दुर्लभ क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इन संसाधनों को हम कहते हैं अद्वितीय संसाधन। फिर हमारा उपयोगिता के आधार पर जिम्बरमैन महोदय ने 4 भागों में बांटा है। पहला है अप्रयुक्त संसाधन, दूसरा है अप्रयोजनीय संसाधन, तीसरा है शक्य संसाधन और चौथा है गुप्त संसाधन। हम सबसे पहले देखते हैं हमारा जो अप्रयुक्त संसाधन है, इसको देखते हैं। तो देखिए ऐसे संसाधन जो विद्यमान तो है पृथ्वी में, ऐसे संसाधन या फिर धरातल पर जो अभी ऐसे संसाधन है जो विद्यमान तो है लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमें इनके बारे में पता भी है लेकिन हम इनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है कि जैसे जो ऐसे संसाधन हैं जो बहुत ही मतलब ऐसे स्थानों पर हमें मिलते हैं कि वहाँ तक हमारे लिए पहुँचना बड़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए हिमालय के जो बड़ी जो चोटियाँ हैं, उन चोटियों में कुछ महत्वपूर्ण खनिज संसाधन मिलते हैं, वो संसाधन भी है और हमें इनके बारे में पता भी है, लेकिन हमारा वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे जो परिवहन के साधन है, हमारी जो तकनीकी है वो आसानी से वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो वो हमारे लिए वो संसाधन किस काम के? कोई काम के नहीं है। और अगर दूसरी चीज़ हम देखें तो हम इनका उपयोग नहीं कर पाते। फिर एक इनका जो उपयोग में नहीं लेने का कारण ये हो सकता है कि जो इनकी मात्रा है वो बहुत कम है। जैसे मान लीजिए कोई संसाधन है, ठीक है, फिर 100% कोई संसाधन है, उसमें हमें जो उपयोग में लेने वाला वो चीज़ है वो केवल 5% ही है। तो ऐसे संसाधनों को हम प्राप्त करके क्या करें जिसमें हमारा खुद का ही नुकसान हो। जैसे 100% जो भी संसाधन है उसका 5% हमारे लिए उपयोग है, तो मतलब 95% तो हमारे लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को हम अपने उपयोग में नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो उसको लाने का और परिवहन का जो खर्चा है वही हमारे भारी पड़ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे संसाधन जिन संसाधनों के बारे में हमें पता है लेकिन हम इनका उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे संसाधनों को हम अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो संसाधन है अप्रयोजनीय संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। ठीक है, उन संसाधनों को हम कहते हैं प्रयोजनीय संसाधन। मतलब धरातल पर वो संसाधन विद्यमान है लेकिन हम इनके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि वो संसाधन कहाँ पर है, किस अवस्था में है, तो हमें उनकी कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं अप्रयोजनीय संसाधन। जैसे देखिए हमारे भारत में जो गोदावरी घाटी है और जो पश्चिमी आपका तट है, वहाँ पे प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस मिलता था, लेकिन अभी भी मिलता है और पहले भी मिलता था। और जो गोदावरी घाटी उसमें कोयले की खानी थी, लेकिन हमें उन कोयले की खानों के बारे में और उस प्राकृतिक गैस के बारे में हमें पता नहीं था। तो वो हमारे लिए एक अप्रयोजनीय संसाधन ही था क्योंकि संसाधन होते हुए भी हमें उनकी जानकारी नहीं थी और हम इनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो संसाधन हमारे लिए क्या हो गई? अप्रयोजनीय संसाधन। ठीक है, आगे हम देखते हैं शक्य संसाधन। तो शक्य संसाधन वही संसाधन होते हैं जिनका हम उपयोग नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते?
क्योंकि उनका हमारे लिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो ऐसे संसाधन है जो संसाधन है लेकिन उनका जिनका जो उपयोग जिनमें कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में संसाधन है लेकिन हमारे जो उपयोगी संसाधन है वो केवल बहुत कम मात्रा में है। तो कम मात्रा में होने के कारण हम इनका उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं सक्रिय संसाधन, क्योंकि संसाधनों का कुछ ही भाग हमारे लिए उपयोगी होने के कारण और बाकी जो भाग है वो अनुपयोगी होने के कारण हम इनका उपयोग नहीं करते हैं। ऐसे संसाधनों को हम कहते हैं सक्रिय संसाधन। फिर अगला हमारा है गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन का मतलब है कि ऐसे संसाधन है जो किसी पदार्थ में पाए जाते हैं लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं है, तो हम उन संसाधनों को कहेंगे गुप्त संसाधन। मतलब संसाधन तो वो है किसी भी पदार्थ के अंदर, उनका जो मौजूद है, पर हमें इनके बारे में पता नहीं है कि ये किस काम का है, तो वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो ऐसे संसाधनों को हम कहेंगे गुप्त संसाधन। इस प्रकार से आज हमने आपका जो जिम्मरमैन का जो संसाधन का वर्गीकरण था उसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और आज हम हमारा वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।